मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम है ज़ियाजो, जो कि एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हुई है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर वो जॉब कर रही है ताकि वो उस घर को जिसमें उसका बचपन गुजरा है उसे ख़रीद सके। लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम है कि उसका खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। वो बहुत परेशान रहती है अपनी ज़िंदगी से भी और अपनी जॉब से भी। यहाँ पे हमें मूवी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम है मिंग, जो एक बिल्डिंग डिज़ाइनर है। वो एक आदमी को अपने डिज़ाइन दिखा रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मिंग अपने घर वापस जा रहा होता है और इधर ज़ियाजो भी अपने घर वापस जा रही होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। जी हाँ, वो एक ही फ्लैट में रह रहे हैं लेकिन अलग अलग टाइमलाइन में। जो ज़ियाजो है वो 1999 में रह रही है और जो लड़का है वो 2018 में रह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इधर ज़ियाजो नहा रही होती है और उसे अपने बाथटब में कुछ मिलता है और यहाँ पे मिंग भी कुकिंग कर रहा होता है और उसे भी अपने किचन में कुछ मिलता है। इस वजह से ये दोनों बड़े हैरान होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से वो दोनों सो जाते हैं और इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अगले दिन सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो दोनों एक ही बिस्तर पर होते हैं और ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और जो ज़ियाजो है वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। वो समझती है कि मिंग एक चोर है और वो फिर उससे बात करती है, उसको मारती है कि तुम चोर हो और मेरे घर में कैसे घुसे हो। अब दोनों को समझ आती है कि इनके कमरा आपस में मर्ज हो गया हुआ है। मिंग अपने कमरे से बाहर देखता है तो वहाँ पर बारिश हो रही होती है और यहाँ पर ज़ियाजो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर तेज़ धूप निकली होती है। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए मिंग जब अपने कमरे से बाहर निकल के सीन देखता है तो वो 1999 में ही होता है और ज़ियाजो भी उसके पीछे बाहर आ जाती है और देखती है। अब दोनों जल्दी से अंदर आ जाते हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर ये काफ़ी देर तक हैरान होते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद ज़ियाजो अपनी वाली साइड का दरवाज़ा खोलती है और बाहर सीन देखकर मिंग बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि 2018 में टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हैं और मिंग तो अभी तक 1999 में रह रहा था। फिर मिंग ज़ियाजो से कोई बात करता है और ज़ियाजो आगे से मिंग को थप्पड़ मार देती है। मिंग थप्पड़ मारने की वजह पूछता है तो ज़ियाजो कहती है कि थप्पड़ मैंने इसलिए मारा कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं। मिंग कहता है कि ऐसे लड़ते रहने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग अलग अलग टाइमलाइन में रह रहे हैं और एक ही जगह पर रह रहे हैं, हमारे कमरे। अब मिंग ज़ियाजो से कहती है कि 1999 में मेरे फादर ज़िंदा थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ 1999 में जाना चाहती हूँ, तो तुम दरवाज़ा खोल के मुझे 1999 में ले जाओ। अब वो दोनों बस में बैठकर ज़ियाजो के पुराने घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जाकर ज़ियाजो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वो देखती है कि उसके फादर अभी भी 10 साल की ज़ियाजो के साथ खेल रहे हैं। अब ये देखकर ज़ियाजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ये देखकर बड़ी तेज़ी से अपने फादर की तरफ जाती है। पर जो ही वो उनके पास जाती है, उनको आवाज़ देने की कोशिश करती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने फादर को नहीं मिल सकती और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वापस आ जाती है। अब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ चुकी है और वो काफ़ी परेशान है। अब मिंग उसे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें अपनी टाइमलाइन में लेके गया, इसी तरह से तुम मुझे अपनी टाइमलाइन में लेके जाओ, ताकि वहाँ पर मैं अपना फ्यूचर देख सकूँ और ये भी देख सकूँ क्या मैं वहाँ पे ज़िंदा भी हूँ या जैसे नहीं। ही अपने कमरे के दोनों दरवाजे खोलते हैं तो वहाँ पे उनके कमरे आपस में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। फिर ज़ियाजो को समझ आती है और वो मिंग से कहती है कि अगर हम अपने किसी भी चाहने वाले को या अपने किसी रिश्तेदार को मिलना चाहेंगे तो इसी तरह के अर्थक्वेक आएँगे। और ज़ियाजो कहती है कि मेरे दरवाज़े को सिर्फ़ मैं ही ओपन कर सकती हूँ और तुम मेरे साथ बाहर जा सकते हो, और तुम्हारे दरवाज़े को सिर्फ़ तुम ही ओपन कर सकते हो और वहाँ पर मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जा सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे का दरवाज़ा ओपन नहीं कर सकते। अब सीन शिफ्ट होता है और एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं, जो कि अपनी लैब में एक बिज़नेसमैन से कह रहा होता है कि हमने वो टाइमलाइन बना ली है, टाइम टेबल बना लिया है। टाइम टेबल करने के लिए हमारा हमारा प्रोजेक्ट जिस जगह पर जाना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं गया और वो कहीं शहर में किसी और जगह पर एक्टिवेट हो चुका है और हमें उसे ढूँढना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब वो बिज़नेसमैन उसे कहता है, जिस तरह मर्ज़ी उसको ढूँढो, मैं इस टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस सीन में उस बिज़नेसमैन का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। अब सीन शिफ्ट होता है तो वो दोनों अपने रूम में लेटे होते हैं और दोनों अपने-अपने टाइम को याद कर रहे होते हैं। मिंग कहती है कि मेरे फादर की डेथ होने की वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब है
मुझे जब भी अपने फ़ादर की याद आती है तो उनकी मैं ये चाबी को देखकर उनको याद कर लेती हूँ। उनका जो लोन था वो ना पे करने की वजह से वो घर भी मेरे हाथ से चला गया है। लेकिन मैं किसी भी तरह से मेहनत करके उस घर को वापस ख़रीदना चाहती हूँ, किसी भी कीमत पर। अब इसी तरह बातें करते-करते वो सो जाते हैं और सुबह होती है, दोनों ही अपने-अपने रास्ते से अपने-अपने ऑफ़िस के लिए, अपने-अपने काम पे जाने के लिए निकल जाते हैं। ज़ियाजो को शौक होता है कि वो किसी अमीर आदमी से शादी करे और जो भी शख़्स उसके साथ शादी करना चाहता है, बदले में उसे उस मिंग का पुराना घर उसको खरीद कर देना पड़ेगा। अगर कोई शख़्स इस कंडीशन को मान जाता है और उसका घर लेके वापस दे देता है तो मिंग उसके साथ शादी कर लेगी और वो इसी तरह से बहुत से लोगों से मिलती है। फिर ज़ियाजो को एक आदमी मिल जाता है जो कि उसका घर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी काफ़ी अजीब-सा था और वो बातें भी अजीब-सी करता था, लेकिन मिंग का घर खरीद के दे रहा था, इस वजह से मिंग उसके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। वो आदमी मिंग से कहता है, सॉरी, ज़ियाजो से कहता है कि तुम्हारा वो घर मैं बहुत जल्दी ख़रीद लूँगा, लेकिन उसके ऊपर हम दोनों के नाम का नेम प्लेट लगेगा। उसके लिए मुझे तुमसे पैसे चाहिए क्योंकि मैं छोटे-मोटे कामों के लिए कैश अपनी पॉकेट में नहीं रखता। इसकी बातों में आकर ज़ियाजो उसको एटीएम से पैसे निकाल कर दे देती है और वो शख़्स पैसे हाथ में पकड़कर फिर उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल लेके आता हूँ, और वो पानी लेने के लिए जाता है और बाद में वापस ही नहीं आता। फिर ज़ियाजो को पता चलता है कि वो आदमी असल में एक चोर था। वो बहुत परेशान होती है और पुलिस को बताती है, और जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रहती है, वो बेचारी बैंक के बाहर ही बैठी रहती है, काफ़ी परेशान हालत में। अब सीन शिफ्ट होता है और मिंग को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में एक कोने में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है अपनी परेशानी की हालत में। और यहाँ पर 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि प्लान कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से पैसे कमाकर अपना-अपना बिज़नेस करके आगे बढ़ सकें। दोस्तों, इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। फिर तीसरे शख्स के जाते ही वो दोनों लोग आपस में बातें करते हैं कि जब पैसे आ जाएँगे तो हम इसको मारकर इसके पैसे भी खुद ले लेंगे और ढेर सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मिंग वॉशरूम में बैठा होता है और उन दोनों की बात सुन लेता है। यहाँ पे थोड़ी-सी आवाज़ आती है और उन दोनों को पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई है। फिर वो वॉशरूम के दरवाज़े के नीचे से मिंग के पाँव को खींच लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकर अपने ऑफ़िस में ले जाता है और उसे काफ़ी डराता-धमकाता है। मिंग उसके आगे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि सर, मैं आपकी बातें किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन वो शख़्स उसकी बात की परवाह किए बगैर उसको नौकरी से निकाल देता है। यहाँ पे हमें ज़ियाजो को दिखाया जाता है जो कि एक ज्वेलरी शॉप में जॉब कर रही होती है। वहाँ पे उसको एक पुरानी उसकी दोस्त मिलती है जिसका नाम ज़िया है, और काफ़ी देर के बाद वो दोनों मिली थी, इस वजह से वो दोनों काफ़ी खुश होती हैं। और उसकी जो दोस्त होती है ज़ियाजो की, वो उसको कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही अमीर हैं, और ज़ियाजो आगे से झूठ बोल देती है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अमीर बिज़नेसमैन हैं और वो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। और वो ज़ियाजो की दोस्त उसको शाम को कहती है कि हम दोनों अपने हस्बैंड्स को लेकर शाम को इकट्ठे डिनर करेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ज़ियाजो काफ़ी परेशान हो जाती है। अब रात को ज़ियाजो अपने घर में मिंग को मना रही होती है कि वो उसका हस्बैंड बनने की एक्टिंग करे, और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर उसकी दोस्त और उसका हस्बैंड उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब इनके दरमियान में बातें होती हैं तो ज़ियाजो की दोस्त का जो हस्बैंड है वो मिंग का काफ़ी मज़ाक उड़ाता है, और मिंग जब अपना कोट उतार के रखता है तो उस कोट के ऊपर टैग लगा होता है कि यहाँ पर कपड़े रेंट पर दिए जाते हैं, जो कि ज़ियाजो की फ्रेंड का हस्बैंड देखकर बहुत हँसता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ज़ियाजो हँसता रहता है और आगे से उसे कहता है कि मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस है। फिर यहाँ पे ज़ियाजो एक डायमंड रिंग दिखाती है कि ये बहुत महँगी रिंग है, लेकिन वो एक जगह पे गिर जाती है जहाँ पे वो बिल्कुल पिघल जाती है और पता चल जाता है कि ये प्लास्टिक थी। फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हँसते हैं। यहाँ पर ज़ियाजो और मिंग का बड़ा मज़ाक उड़ता है और दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी। फिर वो दोनों देखते हैं कि टीवी के ऊपर लॉटरी की बात हो रही होती है। तो वो दोनों आइडिया आता है उनको कि हम लोग लॉटरी जीत सकते हैं। क्यों ना हम लोग लॉटरी के टिकट का नंबर पता करने के लिए अपने फ्यूचर में जाकर देख लें। फिर वो फ्यूचर में जाकर अपने लॉटरी का टिकट का नंबर पता कर लेते हैं और लॉटरी खरीद लेते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए। वेटर के साथ उनकी काफ़ी देर बहस होती है, और बहस के बाद फिर वो अपने घर वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके लॉटरी का टिकट नंबर निकल आया है।
लेकिन जब वो अपनी लॉटरी टिकट को देखते हैं और उसका जो नंबर था वो मिट चुका होता है, फिर वो उसी रेस्टोरेंट वाले को कहते हैं कि हमारा बैग वापस दे दे, जिसने गुज़िश्ता रात खाना खाने पर इनका उनकी लॉटरी तो नहीं लगती, लेकिन उसके बाद रोड पर जाते हुए उनको एक साइन बोर्ड के ऊपर, एक एलसीडी के ऊपर फ्यूचर मिंग की एक तस्वीर नज़र आती है, जो कि जिससे उनको पता चलता है कि जो मिंग है ये फ्यूचर में बहुत अमीर होगा। और फ्यूचर मिंग मीडिया को अपना इंटरव्यू देने के लिए उस हॉल में मौजूद है। वो दोनों भागकर उसको मिलने के लिए जाते हैं। फिर मिंग उस हॉल के अंदर पहुंच जाता है और जब वो फ्यूचर मिंग के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वहाँ पर भी अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर मिंग से नहीं मिल पाता। फिर फ्यूचर मिंग को ऐसा लगता है जैसे वो ज़ियाजो से पहले भी मिला हुआ है। उसको ज़ियाजो की कुछ यादें आती हैं। फिर मिंग स्लिप होकर नीचे गिरता है, उसके हाथ पर एक चोट आती है, जो कि फ्यूचर मिंग के हाथ पर भी वही चोट सेम उसी जगह पर आई थी। इससे पता चलता है कि मिंग के साथ जो कुछ भी होगा वो फ्यूचर मिंग पर भी अफ़ेक्ट करेगा। फिर रात को फ्यूचर मिंग एक बिल्डिंग के कोने पे खड़ा होता है और यहाँ पर दोस्तों में पता चलता है कि जिस शख्स ने इस टाइमलाइन को बनवाया है वो असल में ये फ्यूचर मिंग ही है। और फ्यूचर मिंग के साथ ये जो साइंटिस्ट है, इसका नाम है चूनी। दोस्तों ये वही लड़का है जिसने 1999 में मिंग को काम से निकाल दिया था, जिसने वॉशरूम के अंदर इनकी बातें सुन ली थी। अब जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है कि जो पुराना मिंग है वो वापस आ गया है और वो आपकी इस दुनिया में घुसने की कोशिश करेगा, आपको उससे बच कर रहना है। और फिर वो जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है कि हमें किसी तरीके से ज़ियाजो को फंसाना पड़ेगा ताकि हम आपके पास्ट के मिंग से जान छुड़वा सकें। और यहाँ पास में दिखाया जाता है कि मिंग जूनी के पास वापस जाता है उसके ऑफिस में और उसको कहता है कि सर आप मुझे नौकरी से क्या निकालेंगे, मैं खुद ही आपकी नौकरी से रिज़ाइन करता हूँ। और फिर दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर मिंग ज़ियाजो की ज्वेलरी शॉप में आकर ज़ियाजो को अपने साथ डेट पर ले जाता है। और यहाँ पर ज़ियाजो जितनी खुश वो 1999 वाले मिंग के साथ होती है, इतनी खुश इसके साथ दिखाई नहीं देती। यहाँ पर फ्यूचर मिंग इसको 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन फिर भी ज़ियाजो खुश नहीं होती। वो कहीं न कहीं पास्ट वाले मिंग को मिस कर रही होती है। अब ये सब देखकर फ्यूचर मिंग ज़ियाजो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम किसके बारे में सोच रही हो। मैं एक गोल के साथ आगे चल रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ, जिसमें तुम अफ़ेक्ट कर सकती हो। इसलिए अब तुम पुराने मिंग को भूल जाओ और मेरे साथ रहो। कल मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जो घर है वो ख़रीद के वापस कर दूँगा। अब दोस्तों ज़ियाजो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके साथ एग्री करती है और वहाँ से वापस आ जाती है। फिर ज़ियाजो मिंग से कहती है कि मुझे कहीं पर बहुत अच्छी जॉब मिल गई है किसी और सिटी में और मैं यहाँ से छोड़कर वहाँ पर जा रही हूँ। अगली सुबह ज़ियाजो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाते ही वो मिंग से दूर होते ही रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मिंग से कहीं प्यार भी करती थी। अब दोस्तों ज़ियाजो ने जाते हुए उस दरवाज़े को लॉक नहीं किया था। मिंग का जब ध्यान पड़ता है तो वो सोचता है कि मेरे लिए यहाँ पर जाना अब मुमकिन है। अब मिंग बिना सोचे समझे ज़ियाजो के पीछे चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर जूनी को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी के ओनर को मारना चाहता है। असल में दोस्तों वो उसको बेहोश करके ड्रिंक पिला रहा है ताकि ऐसा लगे कि उसका मर्डर नहीं, एक एक्सीडेंट हुआ है नशे की वजह से। अब सीन शिफ्ट होता है तो ज़ियाजो को दिखाते हैं जो कि अपने बचपन के घर में, जिस घर में उसका बचपन गुजरा वहाँ पे बैठी होती है, लेकिन वो काफ़ी उदास होती है और अंदर अंदर से अपने घर को देखकर खुश भी होती है। यहाँ पर फ्यूचर मिंग आता है और वो उसको उसका पर्स पकड़ाता है, जो कि पर्स ज़ियाजो ने एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में पैसे ना होने की वजह से छोड़ दिया था। और फिर ज़ियाजो नोट करती है कि मिंग के कोट पर वही रेंट वाला टैग लगा होता है। ज़ियाजो को पता चल जाता है कि ये फ्यूचर मिंग नहीं, 1999 वाला मिंग ही है। फिर वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और ज़ियाजो उसको कहती है कि हम दोनों का अलग-अलग हो जाना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम आगे से मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। ये कहते ही वो रोना शुरू कर देती है और मिंग वहाँ से चला जाता है। बुलाती है जो कि उसको कहता है कि अर्जेंटली एक ब्रिज पर पहुँचो। एक ब्रिज पर उसने बुलाया था, वहाँ पर उसको कहता है कि फ़ौरन पहुँचो। मिंग को इस बात की समझ नहीं आती कि नौकरी छोड़ देने के बावजूद भी उसने इसको क्यों बुलाया है। फिर दोस्तों मिंग को पता चलता है कि जूनी ने उस कंपनी के ओनर को मारकर ही उसकी कंपनी की जगह हासिल की थी और इसी वजह से वो इतना अमीर बना था। मिंग जब गौर करता है तो उसको उस कार की चेन जो है वो
देख के पता चलता है कि ये तो ज़ियाजो के फ़ादर की कीचेन है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो शख्स है जिसे ये मार रहा है, ये ज़ियाजो के फ़ादर हैं। फिर मिंग उस ओनर को बचाने की कोशिश करता है और उस ओनर को बचाते ही वो ओनर गायब हो जाता है और यहाँ पर फ्यूचर मिंग भी गायब हो जाता है और मिंग को उसके असली फ़ादर मिल जाते हैं। फिर ज़ियाजो को उसके फ़ादर मिल जाते हैं और ज़ियाजो फिर बचपन से अपने फ़ादर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर मिंग और ज़ियाजो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भाग कर आते हैं। जैसे ही वो दोनों पास आते हैं और ज़ियाजो गायब हो जाती है और मिंग हैरान हो जाता है। अब ज़ियाजो रात के टाइम एक मार्केट से गुज़र रही होती है जहाँ पर एक आदमी म्यूज़िक बजा रहा होता है। वो म्यूज़िक सुनने के लिए उसके पास ज़रा-सा रुकती है तो वहाँ पर सामने मिंग आ जाता है। वो मिंग को कोई चोर समझकर उसको लात मारती है और फिर गुस्से में पूछती है कि क्या तुम कोई चोर हो? मेरे पास क्यों आए हो? और फिर मिंग सोचता है कि इस प्यार को फिर से लड़ाई से ही शुरू करना पड़ेगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? प्लीज़ और मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।